गुड आफ्टरनून क्लास। कल हमने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के टाइप्स पढ़ लिए। तो इस तरीके से यूनिट 3 का हमारा पहला टॉपिक जो था और दूसरा टॉपिक शॉर्ट एनालिसिस और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग खत्म हुआ। अब हमारे 3 टॉपिक बचे हैं, जॉइंट वेंचर, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस। हम ये तीनों टॉपिक 3 अलग अलग दिन करने की कोशिश करेंगे। शायद सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में थोड़ा समय लग जाए, पर बेहतर होगा कि हम एक एक दिन में ये तीनों कर ले। तो अगले 3 दिन में आपका यूनिट 3 खत्म हो जाएगा। सब अपने आप को म्यूट कर लो प्लीज। क्या सर, क्या एकदम सर, क्या बज रहे फोन पे बज रहे सर? हाँ सौरभ, अपने आप को म्यूट कर लो। ठीक। तो आज हम सबसे पहला टॉपिक पढ़ेंगे जो है जॉइंट वेंचर। दूसरे दिन हम पढ़ेंगे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप और आखिरी दिन हम पढ़ेंगे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस। और ये तीनों पढ़ के आपका यूनिट 3 सिलेबस का खत्म हो जाएगा। टोटल अपने पास 8 यूनिट। हम चालू करें उसके पहले हमें समझना पड़ेगा कि कितने तरह के बिजनेसेस होते हैं। हमने जब एंटरप्रेन्योर का, उद्यमी का फंक्शन देखा था, तो उस फंक्शन में था डिसाइड करना कि किस तरह का ऑर्गेनाइजेशन वो चाहता है या किस तरह अपने बिजनेस को स्वरूप देना चाहता है। तो बिजनेस के स्वरूप के हिसाब से 5 तरह के बिजनेस होते हैं। पहला, एकल स्वामित्व। बताने की जरूरत नहीं है मुझे। एकल स्वामित्व, सोल प्रोप्राइटरशिप, मतलब मैं अकेला मेरे बिजनेस का मालिक हूँ। मेरे बिजनेस के सारे डिसीजंस मैं लेता हूँ। मेरे बिजनेस पे मेरा पूरा कंट्रोल है। इसकी सिर्फ एक प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है कि इसमें असीमित दायित्व होता है। अगर मैं अकेला हूँ स्वामी, तो मेरे ऊपर जो लाइबिलिटी है वो अनलिमिटेड है। सारे तरह के कर्जे मेरे नाम से लिए गए हैं, सारे तरह के भुगतान मुझे करने हैं। अगर बिजनेस बैंकरप्ट हो जाता है तो सारे इन्वेस्टर्स का पैसा वापस करने की जिम्मेदारी मेरी है। दूसरा, पार्टनरशिप। पार्टनरशिप हिंदी में बोले तो साझेदारी। साझेदारी से हम क्या समझते हैं? दो या दो से ज्यादा लोग आपस में मिले, उन्होंने आपस में रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट बनाया और उस के हिसाब से अपने आप को अपना जो बिजनेस है उसको इवॉल्व किया एज अ पार्टनर। अकेला नहीं, शायद दो लोग 50-50% या 49-51, जैसा भी। पार्टनरशिप बिजनेस अच्छे रहते हैं क्योंकि इसमें टैक्स टैक्स में थोड़ी सी छूट मिलती है, और इसके अलावा जो लायबिलिटी है वो दोनों पार्टनर पे बराबर बढ़ जाती है। मतलब बिजनेस का सारा देनदारी, बिजनेस के सारे रिस्क दोनों या तीनों पार्टनर पे बटे हुए। तीसरा है सीमित दायित्व भागीदारी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। आप इसको ऐसे समझिए कि एक कंपनी को अगर बड़ा करना है तो उसको बहुत सारे इन्वेस्टर्स चाहिए। अगर और अपने इन्वेस्टर्स के हितों को ध्यान में रखते हुए हम ये नहीं बोल सकते कि अगर ये कंपनी बैंकरप्ट हुई तो भले लॉस उनका है पर दायित्व तो उनका नहीं है। मतलब बैंक जाके उनका गला नहीं पकड़ेगा, क्योंकि आप इकलौते ओनर हैं, या आप और आपके पार्टनर भागीदारी में ओनर है इस चीज के। पर जो देनदारी है, जो दायित्व है, वो सभी की लिमिटेड है। लिमिटेड है इन द सेंस कि जितना आपने बिजनेस में लगाया है उतनी ही देनदारी आपको देनी पड़ेगी। अगर आप ओनर हैं तो आपकी दायित्व बढ़ जाती है, पर बाकी सारे इन्वेस्टर्स और बाकी बोर्ड मेंबर्स इस चीज से प्रोटेक्टेड रहते हैं। लीगल ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हो जाता है, पर वही है क्योंकि इन्वेस्टर्स की लायबिलिटी सीमित होती है, इसलिए ज्यादा पैसा रेस करने के लिए ऐसी कंपनीज, ऐसा ऐसा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर अच्छा होता है। चौथा है निगम, या जिसको हम बोलेंगे कॉरपोरेशन। कॉरपोरेशन मतलब एक बड़ी सी ऑर्गेनाइजेशन जिसने अपने अंदर तरह तरह के अलग उद्यमों को स्थापित कर लिया है। जैसे कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ये कॉरपोरेशन है क्योंकि अब ये सिर्फ एक सिंगल प्रोडक्ट नहीं बनाते हैं, इनके तरह तरह के प्रोडक्ट बनते हैं और तरह तरह की कंपनीज बनाती है, और इन सारी कंपनीज को कॉरपोरेशन देखते हैं। तो ये जो कॉरपोरेशन है, ये बेसिकली इनको गवर्न करता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो जो ओनर रहता है, ओनर के जाने के बाद भी, या ओनर उस कंपनी से अगर निकाला भी जाता है या
उसका देहांत भी हो जाता है तो उस कंपनी की जवाबदारी किसी और को सौंपी जा सकती है। वो कंपनी इटर्नली चलते रहती है जब तक वो फेल ना हो जाए, बिकॉज वो कॉरपोरेशन है और उसको किसी एक स्वामी की जरूरत नहीं है, उसको एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो कि शेयर होल्डर्स ने इलेक्ट किया है वो देखता है। जैसे कि मान लेते हैं ये एक तरह का हाइब्रिड है पार्टनरशिप और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के बीच में। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और इन्वेस्टर्स की लायबिलिटी दायित्व सीमित होता है, लिमिटेड होता है। जो ओनर रहता है, ओनर के जाने के बाद भी हम किसी को भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स किसी को भी इलेक्ट कर सकते हैं अगला सीईओ बनने के लिए। इसलिए हम बड़ी कंपनीज में देखते हैं कि सीईओ बदल गया, गूगल बनाया किसी और ने था, अभी चला रहा कोई और है। अब वो उन्होंने एक और बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बना लिया अल्फाबेट नाम का, तो अल्फाबेट अब गूगल और उसके बाकी सारे सब्सिडरीज को देखता है और अल्फाबेट का सीईओ कोई और है। तो ये कॉम्प्लेक्स होता जाता है जैसे जैसे आपके उद्यम बढ़ते जाते हैं, जैसे जैसे आप ज्यादा जगह इन्वेस्ट करने लगते हैं, जैसे जैसे आप नए नए बिजनेस को अंडरटेक करने लगते हैं। और क्योंकि अब इसमें लोगों का बहुत सारा पैसा लग चुका है, तो लोग चाहते हैं कि बिजनेस हमेशा फलता फूलता रहे, और इसीलिए ओनर ऐसा ओनर नहीं रहता, ऐसा फाउंडर बन जाता है। उसने फाउंड किया है पर वो उसको ओन नहीं करता हमेशा हमेशा के लिए। जैसे कि आज ही मैंने खबर पढ़ी कि रिलायंस ने एक फैमिली काउंसिल बनाने का सोच लिया, बोर्ड ऑफ काउंसिल्स के अलावा, जिसमें सबका इक्वल पार्टनरशिप रहेगा, और वो अगला सीईओ या अगला पर्सन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बाद मिलके चुनेंगे। तो कई लोग अपने फैमिली बिजनेस को फैमिली बिजनेस ही रखना चाहते हैं, भले उन्होंने कॉर्पोरेशन रूप दे दिया है। तो जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा वैसे वैसे और कॉम्प्लेक्स होता जाएगा। और आखिर है एक नया तरह का हाइब्रिड जो एलएलपी मतलब लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप और कॉर्पोरेशन के बीच का हाइब्रिड है, वो है लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। अगर मान लो पार्टनरशिप नहीं है, एक तरह की कंपनी आपने बनाई है, पर उस कंपनी में आप बेनिफिट चाहते हो लिमिटेड लायबिलिटी का, सीमित दायित्व का, साथ ही साथ टैक्स बेनिफिट चाहते हो पार्टनरशिप का, और साथ ही साथ ऑर्गेनाइजेशनल कैपेबिलिटी चाहते हो कॉर्पोरेशन की, तो बन जाता है लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी या एलएलसी। ये जानना जरूरी था क्योंकि इसके आगे हम बार बार इन टर्म्स का यूज करेंगे अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में, तो मेरे को भरोसा रहना चाहिए कि आपको इन टर्म्स के बारे में कुछ ना कुछ पता है। जो बेसिकली फैक्टर्स होते हैं जो इस तरह के ओनरशिप को इन्फ्लुएंस करते हैं, वो है टैक्स और लीगल लायबिलिटी। मेरा कानूनी दायित्व कितना है और मेरे को किस तरह का टैक्स स्ट्रक्चर लगेगा अगर मैं इस तरह के ओनरशिप मॉडल में हूँ तो। सर हाँ साक्षी। सर एक बार फिर से लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप को एक्सप्लेन करेंगे? ठीक है। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप जो है वो एक तरह की साझेदारी है, भागीदारी है, दो या दो से ज्यादा लोगों की। पर ये जो कंपनी है, ये जो ये जो पार्टनरशिप है, ये बड़ा है या इसको बड़ा होना है, तो इसमें अलग अलग इन्वेस्टर्स हैं, और जो यस। कंपनी के ओनर्स हैं वो चाहते हैं कि जैसे मान लो तुमने किसी एलएलपी में पैसा लगाया, तुम्हारी वो एलएलपी नहीं है पर तुमने एज अ इन्वेस्टर पैसा लगाया। अगर वो यस। कंपनी कल में फेल हो गई, अगर वो पार्टनरशिप कल में फेल हो गया, तो तुम नहीं चाहोगे कि तुमने जितना पैसा लगाया है उससे ज्यादा तुमसे वसूल लिया जाए। मतलब अगर फेल हो गया और बैंक्स को उनका पैसा चाहिए, तो वो तुम्हारा घर आके बेच सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि तुमने मान लो 50,000 लगाया है तो 50,000 डूब सकता है, पर उससे ज्यादा नहीं डूब सकता। तो इस तरह आपकी लायबिलिटी, आपका दायित्व लिमिटेड हो जाता है। कंपनी के फेल होने के बाद भी कोई उससे ज्यादा आपसे नहीं ले सकता जितना आपने दिया है। अच्छा। यस सर, थैंक यू सर। लिमिटेड वाला कॉर्पोरेशन बता दीजिए। मैं समझता हूँ शायद आखिरी वाले की बात कर रही है रितिका। लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी हाइब्रिड है, किसके बीच? कॉर्पोरेशन के बीच, एलएलपी के बीच और पार्टनरशिप के बीच। कैसे? क्योंकि ये अपने आप को कॉर्पोरेशन नहीं बना रही, वो किसी तरह का बड़ा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर नहीं बनाना चाहती, वो छोटा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर रखना चाहती है कंपनी का। वो हो सकता है कंपनी बड़ी हो पर वो कॉर्पोरेशन नहीं है, बहुत सारे एंटिटी नहीं है उसके अंदर। वो एक सिंगल कंपनी, एक सिंगल प्रोडक्ट दे रही है, एक सिंगल सर्विस दे रही है, या मल्टीपल प्रोडक्ट और मल्टीपल सर्विस दे रही है, पर एक सिंगल कंपनी ध्यान रखिए उसका।
पर इस सिंगल कंपनी को बड़ा करने के लिए आपको इन्वेस्टर्स चाहिए, आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चाहिए, आपको और पार्टनर्स चाहिए। वो तभी आएंगे जब आप उनको कानूनी दायित्व से बांध रहे हो, इन अ सेंस कि उनकी लायबिलिटी जो है वो उतनी है जो कानूनन संवैधानिक। उनकी लायबिलिटी, जैसा मैंने अभी साक्षी को समझाया, उनकी लायबिलिटी उससे ज्यादा नहीं है जितना उन्होंने पैसा लगाया है, उससे ज्यादा उनसे लिया नहीं जा सकता। और इस तरीके से कंपनी को ग्रो किया जा सकता है। तो एक तरह का नया ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, हम इसको एलएलसी बोलते हैं, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब वही है, सीमित देयता। पार्टनरशिप की जगह बस ये कंपनी। ठीक, अब हम पहला अब हम पहला पढ़ेंगे जो है जॉइंट वेंचर। अरे यार क्या हो रहा है? जॉइंट वेंचर माने संयुक्त उद्यम। संयुक्त उद्यम माने क्या समझ रहे हैं? ये एक नया उद्यम है, उसको 2 या 2 से ज्यादा लोग चला रहे हैं, तो ये पार्टनरशिप जैसा लगता है। पर कैच ये है कि ये 2 लोग जो हैं जिन्होंने मिलके ये एक नया उद्यम बनाया है, ये 2 लोग पहले से स्टैब्लिश्ड बिजनेस है। मतलब रिलायंस और टाटा ने मिलकर अगर कोई नया वेंचर बना लिया है, नया उद्यम बना लिया है, तो हम उसको जॉइंट उद्यम बोलेंगे, क्योंकि रिलायंस और टाटा अपने आप पहले से स्टैब्लिश्ड है। तो ये नया वेंचर क्या है? इन्होंने अपने अपने संपत्ति, अपने अपने एसेट्स को पूल किया एक साथ कि हाँ हम इतना देंगे, हम इतना देंगे, किसी एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए। और जॉइंट वेंचर जो है वो एक सीमित समय के लिए होते हैं, ये अनलिमिटेड समय के लिए नहीं होते, ये एक सीमित समय के लिए होते हैं, एक एकदम स्पेसिफिक पर्पस के लिए होते हैं। दोनों एंटरप्राइज आपस में अपने संपत्ति का कुछ हिस्सा जोड़ती है और एक नया उद्यम क्रिएट करती है। तो इस उद्यम के बाहर भी वो जो दोनों कंपनीज हैं, उनका जो एग्जिस्टेंस है वो इंडिपेंडेंट। मतलब रिलायंस और टाटा इंडिपेंडेंटली मौजूद है, बावजूद उसके उन्होंने मिलके एक नई कंपनी बना ली, एक नया वेंचर बना लिया है, जो सिर्फ और सिर्फ एक स्पेसिफिक पर्पस पे बनाया गया है। हम आगे एग्जांपल्स देखेंगे तो और क्लियर होगा। ये किसी भी तरह का बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का स्वरूप ले सकते हैं, जो हमने अभी 5 ऊपर पढ़े उनमें से किसी भी तरह के हो सकते हैं, क्योंकि जॉइंट वेंचर, संयुक्त उद्यम एक पर्पस के लिए, एक विजन के लिए साथ में आते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन की तरह साथ में नहीं। तो उनको कुछ एक चीज पानी है जो वो अकेले अकेले नहीं पा सकते, उन्हें एक दूसरे का साथ चाहिए। उन्होंने एक नया उद्यम बनाया, उस उद्यम का स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन कैसा भी हो सकता है, जैसा हमने अभी 5 पढ़ा, उनमें से कुछ भी हो सकता है। और वो सिर्फ एक जो स्पेसिफिक काम उसको दिया गया है वो करेगा, और जब उसका काम खत्म हो जाएगा तो उसको डिसॉल्व कर दिया जाएगा। पर रिलायंस और टाटा आपस में अपनी अपनी जगह पे है। ये एक तरह की एक्सटर्नल ग्रोथ स्ट्रेटेजी है। जब आपको बाहर की तरफ ग्रो करना है, पर आप जानते हैं कि आप लिमिटेड हो, आपके रिसोर्सेस की वजह से, आपके पास जितनी चीजें मौजूद है उसकी वजह से आप लिमिटेड हो, आपकी कुछ लिमिटेशंस है, पर आपको ग्रो करना है, तो ये एक तरह की एक्सटर्नल ग्रोथ स्ट्रेटेजी। 2 तरह की स्ट्रेटेजी हो सकती है, एक इंटरनल ग्रोथ, एक एक्सटर्नल ग्रोथ। जब मैं अपना प्रोडक्ट पोर्टफोलियो बढ़ा रहा हूँ, रिलायंस कंपनी का मालिक हूँ और मैं कोई नया प्रोडक्ट ला रहा हूँ, तो वो इंटरनल ग्रोथ। पर अगर मैं किसी नए बिजनेस एरिया में जाना चाहता हूँ, किसी नए डोमेन में हाथ पैर मारना चाहता हूँ, तो वो एक्सटर्नल ग्रोथ है। तो एक तरह की एक्सटर्नल ग्रोथ स्ट्रेटेजी। इसलिए यह पार्टनरशिप के जैसा है, पर सिर्फ 1 या 2 प्रोजेक्ट्स तक सीमित रहता है और कुछ समय के लिए रहता है। हम जॉइंट वेंचर मतलब कि संयुक्त उद्यम और स्ट्रेटेजिक अलायंस में डिफरेंट समझेंगे। स्ट्रेटेजिक अलायंस का हिंदी मतलब नहीं पता है। स्ट्रेटेजिक अलायंस ऐसे समझ लो कि दो लोगों ने हाथ मिलाया है किसी एक स्ट्रेटेजी, मतलब एक स्ट्रेटेजी के तहत, पर उन्होंने एक नया उद्यम नहीं बना लिया, या उद्यम बनाया भी है तो उसके बीच और इसके बीच डिफरेंस क्या है? संयुक्त उद्यम में इक्विटी शेयर्ड होती है। टाटा और रिलायंस ये दोनों आपस में डिसाइड करेंगे कि अच्छा टाटा 49% लेगा और मैं 51% लूंगा इस नए उद्यम का। पर स्ट्रेटेजिक अलायंस में किसी तरह का इक्विटी स्टेक नहीं होता,
किसी तरह का इनमें बंटवारा नहीं होता। और ये जो जॉइंट वेंचर है, एक पूरा नया कंपनी बना देता है। स्ट्रेटेजिक अलायंस थोड़ा सा कम रिजिड रहता है, वो बहुत फ्लेक्सिबल रहता है, उसको आप कभी भी डिसॉल्व कर सकते हो, कोई नई चीज नहीं बनती। हम बीच बीच में सुनते रहते हैं कि इस कंपनी ने इसका साथ दिया, तो वो स्ट्रेटेजिक अलायंस है, मतलब स्ट्रेटेजिक दोस्ती है दो कंपनी के बीच। तो दोस्ती और उद्यम में डिफरेंस है। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है जॉइंट वेंचर के? संयुक्त उद्यम के कैरेक्टरिस्टिक्स है कंट्रीब्यूशन, भागीदारी, दोनों की इक्विटी में, जो उनके पास संपत्ति है उसमें, जो उनके पास नॉलेज है उसमें, और जो उनके पास स्किल्स है उसमें, दोनों आपस में कंट्रीब्यूट करते हैं। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक जो इंटरेस्ट है वो जॉइंट है। वो दोनों चाहते हैं कि भले वो दोनों कॉम्पिटिटर हो आपस में, पर वो दोनों चाहते हैं कि एक नया उद्यम जो बना है ये अच्छे से फले फूले, या जिस भी चीज के लिए इसको बनाया गया है उस चीज को ये पाले। तो उन दोनों का इंटरेस्ट एक जगह अलाइन हो जाता है, भले वो कॉम्पिटिटर्स। किस चीज में जॉइंट इंटरेस्ट है? प्रॉपर्टी में, पर्पस में, और जिस जगह उस उद्यम को लाया गया है, जिस बिजनेस एरिया में, उस बिजनेस एरिया। दोनों कंपनी के पास राइट है। किस चीज का राइट है? म्यूचुअली इस नई कंपनी को मैनेज करने का, क्योंकि वो दोनों कंपनी के कंट्रीब्यूशन से बना है, इसलिए उन दोनों कंपनी के पास आजादी है कि वो म्यूचुअली आपस में मिलके इस नई कंपनी को चलाए। चौथा, लिमिटेड है। लिमिटेड किस चीजों में है, किस चीजों में सीमित है? ये अपने स्कोप में सीमित है, या ये उस एक या दो से ज्यादा प्रोडक्ट और प्रोजेक्ट्स के अलावा कुछ नया नहीं ले सकता। ये अपने स्कोप में लिमिटेड होता है। आपको जॉइंट वेंचर बनाने के पहले सेबी को बताना पड़ता है कि भैया ये जो जॉइंट वेंचर है ये बस यही करेगा, और ये इसके अलावा कुछ नहीं करता। दूसरा, लिमिटेड है ड्यूरेशन में। जैसे ही वो प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा तो जॉइंट वेंचर डिसॉल्व कर दिया जाए। तो इसलिए वो हमेशा हमेशा के लिए नहीं रहेगा, भले वो 50-60 साल के हो गए, पर वो हमेशा हमेशा के लिए नहीं रहेगा, उसको कभी भी डिसॉल्व किया जा सकता है, हटाया जा सकता है। दूसरा, मतलब पांचवा, स्मॉल फ्रैक्शन। दोनों वेंचर अपना थोड़ा थोड़ा संपत्ति लेके एक नया वेंचर बना रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अपनी पूरी संपत्ति दांव पे लगा दी, क्योंकि दोनों को अपने में भी इंडिपेंडेंट रहना है। और छठा है, किसी भी तरह की शेयरिंग नहीं होती, जितना उन्होंने पहले से एग्री किया है जॉइंट वेंचर में लगाने के लिए, उससे ज्यादा। तो बियॉन्ड जॉइंट वेंचर, बियॉन्ड उस उद्यम के आगे या उस उद्यम के अलावा किसी भी तरह की संपत्ति का आदान प्रदान नहीं होता। क्या रीजंस हैं कि जॉइंट वेंचर बनाया जाता है? रीजंस तो बहुत सारे हैं, अलग अलग मोटिवेशंस हैं जॉइंट वेंचर बनाने के। जैसे कि मान लो मेरी एक छोटी कंपनी है, मैं जानता हूँ कि मैं अगर जॉइंट वेंचर मेरे को अगर आगे बढ़ना है और मेरे को मेरे बड़े कॉम्पिटिटर से compete करना है, और मेरे पास कुछ ऐसा है जो मेरे कॉम्पिटिटर्स के पास नहीं है, तो मैं उनके साथ एक जॉइंट वेंचर बना लूंगा। उससे क्या होगा, मेरे प्रोडक्ट को उनकी ताकत मिल जाएगी, मेरी कमियां खत्म हो जाएंगी, और साथ ही साथ उस जगह पे मैं कंपटीशन खत्म करता जाऊंगा। और जब तक वो जॉइंट वेंचर अपने असल चरम तक पहुंचेगा, तब तक मैं एक बड़ी कंपनी का स्वरूप ले चुका हूँ, और वो डायरेक्टली compete कर पाएगा। इसके अलावा और भी क्या क्या तरीके के रीजंस हैं? तो सबसे बेसिक रीजन है कि कंपनी की स्ट्रेंथ्स बढ़ाना। जो हमने SWOT एनालिसिस में पहला स्ट्रेंथ पढ़ा था, और हमने बोला था कि स्ट्रेंथ को बढ़ाना चाहिए, बिल्ड करना चाहिए। तो जेवी, जॉइंट वेंचर को जेवी बोल रहा हूँ मैं, संयुक्त उद्यम। जेवी जो है वो कंपनी की स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, या कंपनी की स्ट्रेंथ पे बिल्ड होता है। जो कॉस्ट और रिस्क है, दूसरा रीजन जो कॉस्ट और रिस्क है, वो दोनों कंपनीज के बीच में आपस में बटा हुआ है। तीसरा, जो फाइनेंशियल रिसोर्स है वो किसी एक कंपनी के पास ऑब्वियसली सीमित है, पर दो कंपनी मिलकर अपने फाइनेंशियल रिसोर्स पुश कर रहे हैं किसी एक नई कंपनी में, तो एक्सेस बढ़ जाता है फाइनेंस का। चौथा, इकोनॉमीज ऑफ स्केल। मैं अकेला उतना प्रोड्यूस नहीं कर सकता था जितना हम साथ में मिलके प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो इसलिए हम दोनों के जैसी रिसोर्सेस पुल हुए तो हम ज्यादा से ज्यादा बना सकते हैं एक ही जगह पे। इसको बोलते हैं इकोनॉमी ऑफ स्केल। पांचवा, नए टेक्नोलॉजी को लाया जा सकता है जो शायद महंगी हो, या जो शायद
उस दूसरे पर्सन के पास ही हो, मेरे पास ना हो। और नए तरह के कस्टमर, क्योंकि दो लोगों की पार्टनरशिप है तो दोनों के कस्टमर्स को एक जगह पूल किया जा सकता है। और आखिरी है कि इनोवेटिव प्रैक्टिसेस में एक्सेस मिल जाता है। जो टैलेंट रिसोर्स है वो इस कंपनी का और इस कंपनी का आपस में मिलके तरह तरह के इनोवेशन लाते हैं, और ये इनोवेशन प्रैक्टिस को एक नई हवा मिल जाती है। एग्जाम्पल्स देखेंगे हम। पहला एग्जाम्पल हम देख रहे हैं, मैंने छाट के एग्रीकल्चर के एग्जाम्पल्स निकाले हैं। पहला एग्जाम्पल है ग्रो इंडिगो। इंडिगो एग्रीकल्चर एक माइक्रोबियल कंपनी है। उनका बेसिक पर्पस ये है कि जो सीड्स हैं और जो सॉइल है उनको अगर माइक्रोब्स के साथ ट्रीट किया जाए, जो नेचुरल माइक्रोब्स पहले से प्रेजेंट होते हैं सॉइल में, तो वो ड्रॉट रेजिस्टेंट हो सकते हैं, तो उनमें मतलब बाकी तरह के रिस्क को हर सकते हैं वो किसी भी खेत से। महाइको ग्रो को आप जानते होंगे। महाइको ग्रो महाराष्ट्र की कोऑपरेटिव कंपनी है जो फर्टिलाइजर्स वगैरह भी बनाती है और पेस्टिसाइड्स वगैरह भी बनाने लगी, सीड्स वगैरह में भी अच्छा बिजनेस है इनका। तो इंडिगो एग और महाइको ग्रो आपस में मिलकर एक नई कंपनी बनाई है जिसका नाम है ग्रो इंडिगो। ये नई कंपनी जॉइंट वेंचर है जिसमें दोनों का बराबरी का स्टेक है, और ये चाहते हैं कि इंडिगो एग की जो माइक्रोबियल स्ट्रेंथ है, जो इनका माइक्रोब में रिसर्च का स्ट्रेंथ है, और महाइको ग्रो का जो कस्टमर बिजनेस डेवलपमेंट और जो इसका बड़ा नाम है, और साथ ही साथ जो इसका सीड बिजनेस है, उन सबको पूल करके अगर एक नई कंपनी बनाई जाए जो माइक्रोबियली ट्रीटेड सीड्स बना रही है कि वो ड्रॉट वाले एरिया में भी उगेंगे, क्योंकि माइक्रोब्स उनके साथ काम करेंगे, जो भी होगा बायोलॉजिकली, तो शायद वो कस्टमर्स को, फार्मर्स को, स्मॉल स्केल फार्मर्स को, जहां अभी इंडिगो नहीं पहुंच पा रहा था, क्योंकि जैसे मैंने बोला इंडिगो माइक्रोबियल और टेक कंपनी है, तो ऑब्वियसली स्मॉल स्केल फार्मर उसको अफोर्ड नहीं कर सकता, ले नहीं सकता। तो स्मॉल स्केल फार्मर्स तक पहुंचने के लिए इंडिगो ने स्ट्रेटेजिकली महाइको ग्रो के साथ एक जॉइंट वेंचर बनाया जिसका नाम है ग्रो इंडिगो, जिसमें दोनों के रिसोर्सेज, दोनों का टैलेंट पूल होगा और एक नई कंपनी के थ्रू वो नया बिजनेस आगे बढ़ता रहेगा। दूसरा एग्जांपल है इफ्को एमसी। इफ्को हमारा देश का इफ्को और जापानीज मित्सुबिशी कॉरपोरेशन के बीच में एक जॉइंट वेंचर है, संयुक्त उद्यम है इफ्को एमसी। इनका बेसिकली, इफ्को फर्टिलाइजर में बहुत आगे था, पर उसको एग्रो केमिकल्स मतलब पेस्टिसाइड्स और हर्बिसाइड्स में आने का था, और मित्सुबिशी जापान में बहुत बड़ी कंपनी एग्रो केमिकल्स के लिए। तो मित्सुबिशी की टेक्नोलॉजी और इफ्को का देश में जो मार्केट है, उन दोनों को इन्होंने मिक्स करके नई कंपनी बनाई जिसका नाम है इफ्को एमसी, जो एग्रो केमिकल्स बनाती है, जो हर्बिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, वीडीसाइड्स, ये सब बनाती है। और हाँ, बस इस तरह का इनका जॉइंट वेंचर है। और आखिरी जॉइंट वेंचर है जिसका नाम नहीं है। अब आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, जॉइंट वेंचर्स के नाम होना जरूरी नहीं है, ये एकदम शुरू में हो जाए वो भी जरूरी नहीं। महिंद्रा और महिंद्रा ने अपनी उनकी बहुत सारी सब्सिडरी है, पर महिंद्रा और महिंद्रा ने एक सब्सिडरी के द्वारा टॉप ग्रीन हाउस करके एक कंपनी है इजराइल की टेक कंपनी है, उसके साथ एक संयुक्त उद्यम बनाए हैं, ताकि जो टॉप ग्रीन हाउस की ग्रीन हाउस टेक्नोलॉजी है उसको बढ़ावा देके, उसका डिजाइन और टेक्नोलॉजी को और अच्छा करके और प्राइस को कम करके उसको इस देश में बेचा जा सके। इन तीनों चीजों से आपको एक चीज और पता चलनी चाहिए कि जॉइंट वेंचर, जैसा मैंने बोला, एक्सटर्नल ग्रोथ स्ट्रेटेजी है, तो एक्सटर्नल मतलब देश के बाहर भी हो सकती है। टॉप ग्रीन हाउस इजराइल की कंपनी है, वो डायरेक्ट कभी इंडिया में इन्वेस्ट नहीं करती, पर क्योंकि महिंद्रा ने उसको इन्वाइट किया तो उसको पता है कि महिंद्रा का मार्केट बेस बहुत अच्छा है, तो अच्छा होगा कि अगर मैं महिंद्रा के साथ इंडिया में घुसूं। तो महिंद्रा के साथ इंडिया में आने का मतलब है कि मैं सिर्फ अपना डिजाइन और टेक्नोलॉजी दे रहा हूँ, मैं प्रॉफिट ले रहा हूँ, पर मैं महिंद्रा के बिजनेस एक्सपर्टीज पे भरोसा कर रहा हूँ। वैसे इफ्को और जापानीज कंपनी का मित्सुबिशी कॉर्प अगर अकेला आता तो उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ह्यूज होता, पर क्योंकि वो इफ्को के साथ आया है तो सिर्फ वो अपनी टेक्नोलॉजी इफ्को को दे रहा है, इफ्को प्रोड्यूस कर रहा है और मार्केट कर रहा है, और मित्सुबिशी को शेयर मिल रहा है इंडियन मार्केट का भी।
तो इस तरह कभी कभी अपने बिजनेस को इंटरनेशनलाइज करने के लिए भी हम जॉइंट वेंचर्स या संयुक्त उद्यम बनाते हैं। बेनिफिट्स क्या है संयुक्त उद्यम के? अगर बिजनेस को रीस्ट्रक्चर करना है, बिजनेस को नए तरीके से स्ट्रक्चर करना है, एक नया ऑर्गेनाइजेशन बनाना है, क्योंकि आप जानते हैं इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन में टैक्स लायबिलिटी बहुत हो रही है, तो जॉइंट वेंचर्स संयुक्त उद्यम उस तरह के काम करने में मदद करते हैं। जैसा कि मैंने बताया, अगर किसी नई कंपनी को मार्केट पेनिट्रेट करना है, एक नए एरिया रातों रात, और या नए प्रोडक्ट बनाना है नए मार्केट के लिए, या अपने ज्योग्राफिक एरिया को, जैसे मैं भारत में हूँ या छत्तीसगढ़ में हूँ, इसको बड़ा करना है, और या किसी नई तरह की टेक्नोलॉजी में शामिल होना है, तो जॉइंट वेंचर्स इस चीज में हेल्प कर सकते हैं। तीसरा, जैसा कि मैंने बताया था कि स्मॉलर फर्म्स जो हैं इसको प्रोटेक्टिवली यूज कर सकते हैं, मतलब कि वो जो बड़े कंपटीशन है उनके, वो किसी एक कंपटीशन के साथ जॉइंट वेंचर नहीं बना रहे, वो अपने सारे बड़े कंपटीशन के साथ अलग अलग जॉइंट वेंचर बना रहे हैं। ऑब्वियसली उनके पास कुछ ऐसा देने का है कि सारे कंपटीशन चाहते हैं, तो ये लॉन्ग टर्म में उनकी सस्टेनेबिलिटी को इंश्योर करता है कि लॉन्ग टर्म में अगर मैं अकेला इस कंपनी को नहीं चला पाया तो मेरे संयुक्त उद्यम चलते रहेंगे। और इस वजह से जो डोमिनेंट फर्म्स हैं उनको मैं काउंटर बैलेंस कर पाऊंगा, जो डोमिनेंट फर्म्स है उनसे दब नहीं जाऊंगा, उनको मैं काउंटर बैलेंस कर पाऊंगा, क्योंकि मेरे पास जो दूसरा वेंचर है वो भी किसी डोमिनेंट फर्म का है। तो इन दोनों के कंपटीशन को यूज कर रहा हूँ अपना बिजनेस अफ्लोट रखने के लिए, ऊपर रखने के लिए। तो आज की क्लास में बस इतना ही। हम मेरी रिकॉर्डिंग बंद करने के बाद हम जॉइंट वेंचर संयुक्त उद्यम पे और डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू क्लास।